ऐसे ही आपकी बॉडी में अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे तो आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट ये हो गया, जो कि कैसी होती है हमारे लिए, करता है कि पेरेंट्स बोल देते हैं ये तो छोटी मोटी चीज है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आप बेटर फील कर पाओगे। अगर आप वो किस फॉर्म में पाए जा रहे थे, टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बी पोलन हो गई, बी पोलन जो आपकी एक प्रोडक्ट है। हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा ज्यादा बोर तो नहीं हो गए? ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपकी समर वेकेशन बहुत अच्छे से जा रही है, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा घूमा जा रहा है, इधर उधर घूम रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को मत भूल जाना, अदरवाइज फिर बोर्ड की टाइम आएगा तो फिर आप सब लोग रोओगे मैम हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, हम कैसे मार्क्स लेके आएंगे अच्छे से। उसी के लिए हम दोबारा लेके आ गए हैं आपके लिए नई वीडियो, सेलिंग जोन क्लासेस बाय आयुषी मैम। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो, जो कि होगी बेटा पोलन एलर्जी के ऊपर। पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं, जो हमने पोलन, जो आपके जर्म सेल्स बने थे या मेल जो सेल्स बनी थी, उसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स भी तो आपके बन रहे थे। किसके अंदर थे? वो पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट थे। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं पोलन एलर्जी। मतलब जब आप किसी चीज से आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा होता है तो क्या होता है कि हमें कुछ चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी भी तो हो जाती है बेटा। जैसे किसी को खांसी, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को मिट्टी से एलर्जी है, ऐसे ही एक आती है आपकी पोलन एलर्जी। उसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मेरे साथ आइए, अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो, जो कि है बेटा आपकी पोलन एलर्जी से शुरू होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपका पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी क्या है बेटा? पोलन एलर्जी को हम बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर क्या होता है? आप कोई भी चीज टच करोगे उससे आपको कोई रिएक्शंस हो जाएंगे, आपको एलर्जिक रिएक्शंस जो हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है, स्नीजिंग, खांसी आनी शुरू हो जाती है, या फिर आपकी नाक बहने लगती है, वो सब क्या होती है? एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। आप किसी चीज को अपने अंदर गेन नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसका रिएक्शंस आपकी बॉडी पे दिख रहा है, वो होती है आपकी पोलन एलर्जी। अब सबसे पहले क्या है बेटा इसमें, एक सेकेंड, सबसे पहले है आपका पोलन एलर्जी। अब इसमें क्या है, जो पोलन ग्रेन्स हैं ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवर एलर्जी। अब ये तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज से एलर्जी हो रही है, किसी को अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकती है। जैसे किसी को धूल से एलर्जी होती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है। ऐसी जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज के जो हैं उससे अलग अलग एलर्जी आपको होती है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट आपका। इसके बाद क्या है कि ये क्या करता है, इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब इसकी वजह से जो प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में मेन कौन कौन से आएंगे बेटा आपके? सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जब आपको ऐसे खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते, तो सबसे पहले क्या है बेटा आपका? अस्थमा। दूसरा ब्रोंकिटिस। दो आपकी क्या है, ये क्रोनिकल डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी क्रोनिकल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर क्या आता है बेटा? पार्थेनियम। पार्थेनियम मेंशन किया गया था, वो क्या था? कैरेट ग्लास के अंदर था। मतलब वो इंडिया में किसके थ्रू आया था बेटा? वीट के थ्रू आया था। उसकी वजह से क्या होता है, जब लोग उसको छू रहे थे या ह्यूमंस उसको टच करते हैं तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट आपके शरीर पर दाने हो जाते हैं। और वो कैसा था बेटा? अनबिक्विटस। मतलब वो सारी जगहों पे प्रेजेंट था। मतलब अनबिक्विटस क्या होता है बेटा? अनबिक्विटस होता है जो एक टाइम पर सारी जगह पर इजीली प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैसा था नेचर में? अनबिक्विटस था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि, एक सेकेंड बेटा, ये दो बार रिपीट हो गया है तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये लाइंस आपकी दो बार रिपीट हो गई है कि पार्थेनियम कैरेट ग्रास विद इंपोर्टेड सीड्स। ठीक है, इसके बाद क्या था कि वो अनबिक्विटस हो गया था, जिसकी वजह से आपको पोलन एलर्जीज हो रही थी। तो मेन क्या पॉइंट है आपके? मेन हो गए आपके स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया पोलन एलर्जी से क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ह्यूमंस को क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आप जाओगे पोलन ग्रेन्स भाग के आपके पास आएंगे और एलर्जी हो जाएगी, नहीं। जब तक आप उन लोगों उसको टच नहीं करोगे, उस चीज में वहां पर प्रेजेंट नहीं होगे, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उड़ के आपके ऊपर, आपको एलर्जी हो गई, ऐसा नहीं है। वो तभी होगी जब आप
उसके पास जाओगे, उसके कांटेक्ट में आओगे, ठीक है। उसी में क्या है कि पोलन एनर्जी में क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या करती है, ओवर रिएक्ट। जैसे आप छोटी छोटी चीजों पर घर में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, उस बात पर आप ओवर रिएक्ट कर देते हो। ऐसे ही आपकी बॉडी में अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे तो आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट ये हो गया, जो कि कैसी होती है हमारे लिए, हार्मलेस, मतलब बहुत ज्यादा इससे हमें हार्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब हमारे माइंड को कमांड मिल जाता है कि ये चीज हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद ये कैसे होता है, हाउ इट्स हैपन, हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये होना शुरू होता है। सबसे पहले यू ब्रीथ इन पोलन, मतलब अभी मैंने बताया था कि घर बैठे बैठे तो एलर्जी नहीं आएगी। कब आएगी, जब उसके आप कांटेक्ट में आओगे, मतलब जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है आपने उन्हें ब्रीथ किया, सांस ली, तो पोलन ग्रेन्स क्या हुए, आपके नोज के थ्रू आपके अंदर गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, योर इम्यून सिस्टम थिंक पोलन इज हार्मफुल, आपके इम्यून सिस्टम ने सोचा कि जो पोलन ग्रेन्स है ये हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे, इट मेक्स एंटीबॉडीज कॉल्ड आईजीई, जब हमें पता लग गया हमारी बॉडी को रिएक्शन, मतलब एकदम कमांड मिल गई कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। मतलब इससे फाइट करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए, तो कौन सी एंटीबॉडी बनाती है बेटा, आईजीई। उसके बाद आईजीई अटैच कहाँ हो जाएगी, मास्ट सेल, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स में आईजीई जाके अटैच हो जाएगी। उसके बाद जब पोलन दोबारा आएगा वो ट्रिगर करेगा, किसको करेगा, जो नंबर ऑफ बंच ऑफ सेल्स है, मास्ट सेल्स है, उसको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन और अलग अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, आपको एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि हिस्टामिन में या केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्शंस हो गई, आप गए, आपने सांस ली, उसकी वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई दिए, फिर आपकी एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज कहां तक पहुंची, नंबर ऑफ सेल्स तक पहुंची। उन्होंने क्या किया, जब हमारी एलर्जी, मतलब कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है, उससे हमें कुछ भी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसमें सिम्टम्स, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एलर्जिक रिएक्शन हो गए। ऐसा तो नहीं है आप घर बैठे हो ऐसे ही सोच रहे हो, अरे यार हमें तो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, हम कैसे इस चीज को कवर करें या कैसे हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। नहीं, उसके आपको सिम्टम्स भी तो दिखाई देने शुरू होंगे। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, सर मेरे को एलर्जी हो रही है, डॉक्टर पूछेगा बेटा कैसे, आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं। नहीं डॉक्टर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसे ही लग रहा है, एज्यूम करके बैठा हूं मैं कि मुझे एलर्जी हो गई है। वो सिम्टम्स भी तो पूछते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हीं सिम्टम्स के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, स्नीजिंग, मतलब छींक आना शुरू हो जाती है, जैसे अभी बताया था कि धूल मिट्टी से आपको छींक आती है। सेकेंड है रनी नोज, मतलब आपकी नाक कंटिन्यूसली चलती रहती है, बहती रहती है। ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे हैं उनकी नाक बह रही है तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस है, बेटा वो तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको तो छोटी छोटी चीजों से एलर्जी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पोलन एलर्जी हुई है। तो ये मत अज्यूम कर लेना कि घर पे किसी को छींक आ रही है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, सर डॉक्टर इसको पोलन एलर्जी हो गया है, इसको ठीक करना है, इसको एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही है, ऐसे नहीं है। उसके बाद थर्ड क्या होता है बेटा, आपका इची वाटरी आईज, आपकी आंखें रेड हो जाती है, खुजली आना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में पानी आना स्टार्ट। ओ ये तो कोविड हो गया यार, कोविड में तो यही सिम्टम्स थे। नहीं ये कोविड नहीं है, ये पोलर एलर्जी है। सिम्टम्स सबके सेम होते हैं, कुछ कुछ चीजों में वेरी करते हैं, तो ये मत सोच लेना कि हमें कोविड हो गया है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, आपका नेसल कंजेशन, मतलब आपको नाक में खुजली आनी स्टार्ट हो गई, नाक बह रही है, बहुत सारी चीजें नाक में भरती जा रही है, उसको क्लीन कराना है। उसके बाद इची थ्रोट, मतलब खांसी आ रही है, आपका गला दुख रहा है, बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। और एट द एंड टायर्डनेस, ओ टायर्डनेस तो आप पूरे टाइम, ये सिम्टम्स तो 24 घंटे बच्चों के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, थक जाते हैं, पढ़ लिए 5 मिनट पढ़ लिए थक गए, कहीं घूम के आ गए हम थक गए, तो वो नहीं है कि वो सिम्टम्स हैं, वो आपकी नॉर्मल आपकी बॉडी है जिसमें आप हेल्दी नहीं हो, उसकी वजह से आपको रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें पोलन एलर्जी नहीं आएगा। उसके बाद टिप्स टू फील बेटर, अब हम क्या है कि हम बार बार तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अब कौन कौन सी टिप्स है जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस कर पाओगे। एकदम से आप ये नहीं, आपको पता चल गया कि एलर्जी हो गई, 2-4 दिन तो ऐसा होता है, इंडियन फैमिली में तो ऐसा ही होता है कि क्या करते हैं कि पेरेंट्स बोल देते हैं ये तो छोटी मोटी चीज है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आप बेटर फील कर पाओगे अगर आप इंस्टेंट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले कीप विंडो क्लोज्ड,
अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट एरियाज है, फ्लावर्स वगैरह हैं, प्लांट्स है, तो हमेशा अपनी विंडोज को बंद रखें, ठीक है। वियर सनग्लासेस, चश्मा पहन के रखें। थर्ड है बेटा आपका शावर एंड चेंज, डेली नहाएं, जो कि मुझे नहीं लगता सर्दियों में कोई बच्चे नहाते होंगे, लेकिन डेली नहाना बहुत जरूरी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अभी भी डेली नहाया करो बेटा, ठीक है। उसके बाद यूज एलर्जी मेडिसिन, एट द एंड क्या करेंगे, जो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस करी हुई मेडिसिन होगी तब वो मेडिसिन लेंगे, उससे पहले आपको मेन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। विंडो क्लोज रखनी है, डेली नहाना है, उसके साथ साथ आपको सनग्लासेस पहन के रखने हैं, ठीक है। उसके बाद चेक पोलन फॉरेस्ट एंड प्लान, मतलब पोलन फॉरेस्ट मतलब हमें उन चीजों को चेक करते रहना है कि आपको, अगर आप उसके पास जा रहे हो तो उससे अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको कंफर्म हो जाएगा, तो उससे आपको दूरी बनाए रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, पोलन जो होते हैं बहुत ज्यादा छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जो किससे बनते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। व्हेन यू ब्रीथ, वही है कि जब वो आप ब्रीथ करोगे तो वो क्या आपकी इम्यून सिस्टम में जाएंगे, उसकी वजह से आपको एलर्जिक सिम्टम्स हो जाएंगे। तो ये आपका पोलन एनर्जी हो गया। उसमें आपके मेन आप याद रखना बेटा, पार्थेनियम, कैरेट ग्लास, जिसकी वजह से आपके हाथों पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, खुजली स्टार्ट हो जाती है, वो इंडिया में कब आई थी बेटा, 1950 में। ये आप लिख लेना कि ये इंडिया में इम्पोर्टेड किसके साथ आई थी बेटा, इम्पोर्टेड वीट्स के साथ। किस ईयर में आई थी बेटा, 1950 में। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद कर लेना, पोलन एनर्जी के 1-2 एग्जाम्पल, सिम्टम्स वगैरह याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका पोलन एनर्जी कंप्लीट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा हम, पोलन प्रोडक्ट्स। हमें पता है, अब तक तो हमने देखा था कि पोलन एलर्जी से हमें पोलन से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए हार्मफुल है या क्या क्या चीजें हमें हार्म कर रही हैं। लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उनका यूज किस लिए किया जाता है बेटा, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी कराते हैं। वो तो एलर्जिक रिएक्शंस हो गए। इसमें क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो पोलन प्रोडक्ट्स थे, एक सेकेंड, वो किस फॉर्म में पाए जा रहे थे, टेबलेट्स और सिरप के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बी पोलन हो गई, बी पोलन जो आपकी एक प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे पोलन एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सब क्या है, आपके पोलन से बने हुए प्रोडक्ट्स है जिनका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। उसके साथ साथ जो पोलन प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी बेटा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, उनके अंदर क्या क्या थे, विटामिन थे, मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। उनका यूज कैसे कैसे हो रहा था, पोलन टैबलेट्स का हम यूज कर रहे थे फूड सप्लीमेंट्स की तरह। फूड सप्लीमेंट मतलब आपको पता है, कुछ बच्चे जिम करते होंगे, स्पेशली बॉयज जो जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो बेटा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन से मिलके बने होते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आप वर्कआउट कर पाते हो, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एथलीट, मेनली जो एथलीट्स होते हैं रेस वगैरह लगाते हैं, या किसी भी फील्ड में हो गए, बैट बॉल मतलब सॉरी क्रिकेट में हो गए, तो वो एथलीट्स क्या करते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट जो होते हैं उनको लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। या फिर रेस हॉर्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस को दिया जा रहा है, ये एनिमल्स को भी दिया जाता है, उनपे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्हें भी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, उन्हें भी पोलन ग्रेन्स, लो भाई तुम भी लो, देखेंगे हम तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो उसकी वजह से ये घोड़ों को दिया जाता है। अब घोड़े आप देखते होंगे बहुत रेसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि पोलन प्रोडक्ट्स उन्हें दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो हॉर्स रेस को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और ये वही बताया था कि ये क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो आपके पोलन प्रोडक्ट्स हैं बेटा, उनका यूज कॉस्मेटिक के लिए भी किया जाता है। मतलब जो लड़कियां अपने कॉस्मेटिक का सामान यूज कर रही हैं, लोशंस वगैरह यूज करती हैं, उसके अंदर भी पोलन प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं। डायरेक्ट मिक्स नहीं होंगे, केमिकल वगैरह भी होते हैं, लेकिन पोलन प्रोडक्ट से भी बहुत सारी कॉस्मेटिक की चीजें आपकी बनती हैं। तो याद रखना कि बी पोलन हो गया आपका प्रोडक्ट, बी ब्रेड हो गया, या फिर रोज पोलन टी हो गई। उसके साथ साथ पोलन एक्सट्रैक्ट मतलब जो दवाइयां होती है, सिरप्स वगैरह होते हैं, टैबलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। पोलन पाउडर भी आता है, पाउडर का मेनली यूज किस लिए होता है, सप्लीमेंट्स के तौर पे किया जाता है। उसके साथ साथ ये कॉस्मेटिक में भी यूज आते हैं। एट द एंड एनिमल को भी फीड कराया जाता है। अभी हमने बताया, हमने घोड़े को दिया तो एनिमल ही तो होगा, ह्यूमन तो नहीं है वो, तो एनिमल को भी फीड करा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा आपका, गार्डन्स एंड प्लांट्स, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स है। अगर हम
प्लांट को ही नहीं देंगे, प्लांट का ही प्रोडक्ट है, उसी को नहीं देंगे तो क्या फायदा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो क्या होता है, प्लांट्स को भी कराते हैं फीड। और ये किस तौर पे यूज किए जाते हैं बेटा, रिसर्च, मतलब हम रिसर्च करेंगे कि पोलन प्रोडक्ट्स को का रिसर्च के लिए यूज होता है कि कितने हमें उसे टेम्परेचर में रखना है, कितने टाइम के लिए वो सरवाइव कर पाएगा, कितनी उसकी वायबिलिटी होगी, कितने टाइम के लिए हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो इन बेसिस पे क्या होता है, पोलन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लेना, इतना इनफ होता है। आप एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इतना आंसर देके उसके एग्जाम्पल लिख देना, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये नहीं है कि मैम हम तो छुट्टी पे घूमने जा रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैम हमारा ये टॉपिक रह गया है, अब हम कैसे करेंगे। साथ के साथ वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, इजीली आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका पोलन प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या आएगा बेटा, आपका पोलन वायबिलिटी। अब पोलन वायबिलिटी क्या होती है, पोलन वायबिलिटी है कि जो एबिलिटी है पोलन ग्रेन्स की, मतलब पोलन वायबिलिटी रिफर्स कर रहा है कि जो एबिलिटी है पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेट कराना। अभी हमने बताया कि प्लांट्स को देते हैं, पोलन प्रोडक्ट थे प्लांट्स को दिए जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नया पोलन ग्रेन बनेगा या फिर नया फ्रूट सीड्स बनते हैं। तो जर्मिनेशन में, और दूसरा सक्सेसफुली डिलीवर कराता है, क्या कराता है बेटा ये, मतलब मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मेन हो गया कि पोलन वायबिलिटी रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन इन विच मेल गैमेट्स ट्रांसफर टू एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और द फ्रूट और द सीड्स। ये हो गया। दूसरा, वो डिपेंड किस पे करेगा, अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च किस लिए कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स का बेटा एक टाइम पीरियड होता है, मतलब जैसे कि ह्यूमंस के अंदर स्पर्म, ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म जो होता है वो ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव कर पाता है, 1 या 24 घंटे के लिए करता है, उससे ज्यादा क्या होता है फिर उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता है। ऐसे ही इनकी भी पोलन ग्रेन्स का भी एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उनका भी ये नहीं कि वो अमर होके आए हैं, उनका यूज हम जब चाहे जब कर सकते हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, भाई ये ऐसे ही पड़े हैं, इनको पड़े रहने दो, हमें इनका यूज करना है तो हम जब भी यूज करना होगा हम उठा के यूज कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, उनको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। अगर हमें उनसे कुछ लेना है तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फ्री में थोड़ा ही कोई आपके लिए कुछ भी कर देता है, डिमांड्स तो उनकी भी होगी ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो प्लांट फैमिली है, देख लेते हैं कौन कौन सी है और उनका वायबिलिटी पीरियड कितना होता है। सबसे पहले व्हीट और राइस, बेसिक सी चीजें घर में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। क्या बोलते हैं बेटा उसका, पोएशिया। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, वायबिलिटी पीरियड होता है बेटा 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट होता है। ठीक है, अगर 30 मिनट के बाद आप इन्हें इस प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो इनका यूज नहीं होगा, ये डेड हो जाएंगे, इनको हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा होता है रोसेशिया, इसका में आता है रोज और एप्पल। इनका क्या होता है, 1 मंथ, 1 मंथ या 1 मंथ से थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है जो वायबिलिटी पीरियड है। उसके बाद लेग्यूमिनोसे, उसमें आते हैं पीस बीन्स, उनका भी पर मंथ, मतलब ये जो 3 है आपके, सोलेनेशिया, रोसेशिया, लेग्यूमिनेशिया, इनके जो टाइम पीरियड होते हैं वो 1 मंथ या उससे थोड़ा सा कम होता है। बाकी जो व्हीट राइस वगैरह हो गए, उनका जो टाइम या वायबिलिटी पीरियड होगा कितना होगा, सिर्फ 30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे देख लिया कि जो पोलन वायबिलिटी है डिक्रीज होगी विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में 0 आवर में कितनी रहेगी, 95 से 100% पूरी रहेगी, पूरी एनर्जी हमने दे रखी है, आप कितना भी यूटिलाइज करो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे में क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूसली फोन चलाते हो, अगर आप उसको चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। तो चार्ज करना भी तो जरूरी है, ऐसे इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट भी तो देना जरूरी है। उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 80 से 90%, ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, 12 घंटे में 60 से 70%, उसके बाद 24 आवर और थोड़ा लो हो गया, 30 से 40% हो गया, फोन डाउन हो गया है बिल्कुल, इससे ज्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, चार्जिंग लगानी जरूरी है। उसके बाद 48 आवर में 10 से 20% और 72 तक भी बहुत रेयर चांस में सरवाइव कर पाता है। मेन तो ये है कि 24 घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप जितना अच्छे से यूज कर लोगे, उसके बाद तो उसकी क्वालिटी डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही है पोलन वायबिलिटी इन डिफरेंट प्लांट फैमिलीज। अभी हमने बताया था जिनका पर मंथ वाला रहता है, ऐसे ही इनके भी
0 आवर में 90 से 100%, जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे इनकी जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब जो हेल्दी इन्हें हमें वायबिलिटी पीरियड क्यों देना है, क्यों? अगर आपके हेल्दी पोलन ग्रेन्स होंगे, हेल्दी पोलन्स होंगे, तो उसकी वजह से बेटर फ्यूचर मिलेगा ना, रिप्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, अच्छे से क्या होगे, फ्रूट वगैरह बनेंगे, सीड्स बनेंगे। ठीक है, तो जब तो होगा जब आप उनको अच्छा एनवायरमेंट या अच्छे उनके वायबिलिटी पीरियड के अकॉर्डिंग उनको रख पा रहे हो। ठीक है, ये हो गया आपका पोलन वायबिलिटी। इसमें आप मेन याद रख लेना, व्हीट राइस का 30 मिनट्स, बाकी सोलनेशिया, लेग्यूमिनोसिया और प्रोसेशिया में क्या होता है, पर मंथ का होता है, एक मंथ में, उसमें रोज वगैरह, इनके एग्जाम्पल बेटा याद रख लेना। आपको एनसीईआरटी में ये चीजें पूछी जाती है, बोर्ड में एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन रखा आएगा, बाद में ये मत कहना मैम आपने कहा था लेकिन हम लिखना भूल गए थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक सी चीजें वही आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आ गया आपका पोलन बैंक। अभी तक हम देख रहे थे पोलन प्रोडक्ट बन रहे हैं, वायबिलिटी हो रही है, लेकिन हम उनको रख कहाँ रहे हैं, कहाँ पे इन्हें स्टोर कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है आपने प्लांट के पास से उठाए लाए रूम में रख दिया, नहीं ना, रखोगे तो उनका यूज ही नहीं होगा, वो जल्दी डेड हो जाएंगे, उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे इजीली। तो इसीलिए उनके लिए पोलन बैंक्स बने हुए हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है आपके पास, मतलब बहुत सारी आप सब्जियां उगा रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है किसी ने आलू या कुछ भी टमाटर वगैरह साथ के साथ आप मार्केट में जाके सेल कर दोगे, ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं भाव बढ़ने का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह बने हुए हैं ना, स्टोर करके भी तो रखते हैं उनको। ठीक है, स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसके साथ साथ सबसे पहले क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके, ऐसे तो नहीं आपने उठाए स्टोर कर दिए, पूरा एक प्रोसेस फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं हम, कलेक्शन हो रहा है, फ्लावर बर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोलन स्टेज से पहले, मतलब वो रिप्रोडक्शन से पहले हम पोलन ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आइसोलेशन कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर से कली हटा रहे हैं, बर्ड्स हटा रहे हैं फ्लावर की। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर से रिलीज कर रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, 4th नंबर पे क्या होगा, पोलन वायबिलिटी, और उनकी वायबिलिटी को भी तो चेक करेंगे। अगर किसी की वायबिलिटी 1 से 2 मिनट है तो उसका क्या यूज होगा, उसे तो रखने में इतना टाइम लग जाएगा, उसका तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, पोलन वायबिलिटी चेक करेंगे किसका यूज करके, माइक्रोस्कोप का यूज करके। ठीक है, उसके बाद एट द एंड क्या करते हैं, हम उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कितना टेम्परेचर देंगे बेटा, -196 डिग्री। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस, कितना 196 डिग्री सेल्सियस होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन जो लिक्विड होगा। फिर प्री ट्रीटमेंट, क्या करेंगे, उनको प्री ट्रीट किया जाएगा, दोबारा से ट्रीटमेंट करा जाएगा टू प्रिवेंट आइस डैमेज। मतलब कुछ जो आपके अभी हमने देखा कि प्री फ्रीजिंग, कुछ जो आपके पोलन्स होते हैं उन्हें प्री फ्रीजिंग या 0 से -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं, डीप फ्रीजिंग के अंदर रखे जाते हैं, जिसमें आपको टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस उनको प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद पैकेजिंग, अब पोलन को आपने सारी चीजें कर ली, अब ऐसा तो नहीं ऐसे ही बिखेर दोगे, पैक भी तो करोगे, किसी डिब्बे वगैरह में भी तो रखोगे स्टोर करके। तो पोलन को फिर क्या किया हमने, पैकेजिंग कर दिया। अब उनको हमने क्या किया, फ्रीजर में रख दिया, या जिस टेम्परेचर में हमें रखने की जरूरत थी उसको डीप फ्रीजिंग करा दी हमने। ठीक है, और एट दी एंड उसको हमने लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किस टेम्परेचर में बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर पोलन प्रोडक्ट्स या पोलन जो थे आपके पोलन बैंक्स के अंदर स्टोर हो गए। अब उसको हम स्टोर क्यों किया, अब हमने एक क्वेश्चन आता है कि हम उसे स्टोर कर ही क्यों रहे हैं बेटा, स्टोर इसलिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपको कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो आप भाग के प्लांट के पास जाओगे कि हमें पोलन ग्रेन्स चाहिए, अभी हम यूज कर लेंगे। स्टोर इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हम फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक के लिए यूज कर सके, जब भी हमें उनकी नीड हो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनकी जरूरत हो। ठीक है, इसलिए अब यूजेस, सबसे पहले कंजर्वेशन, मतलब जो आपके रेयर, कुछ आपके फ्लावर्स हैं, कुछ प्लांट्स से बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत एक्सटेंट होते जा रहे हैं, रेयर चांस में मिलते हैं, तो ठीक है उन्हें हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जिनके हम आगे पोलन ग्रेन्स का यूज करके नए फ्लावर्स उगा सके, ग्रो कर सके, उनको रिप्रोड्यूस करा सके, रिप्रोडक्शन हो सके, गैमेट ट्रांसफर वगैरह आपका हो जाए।
दूसरा क्रॉप इंप्रूवमेंट ब्रीडिंग, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि सेम फ्लावर के साथ सेम ब्रीड के साथ उन्हें क्या कराओगे, अलग अलग ब्रीडिंग भी तो करा सकते हैं, अलग अलग फ्लावर के साथ भी तो रिएक्ट करा सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, क्रॉप ब्रीडिंग बढ़ जाती है। उसके बाद रिसर्च करेंगे हम उनकी कि उनका यूज हम और किन किन चीजों में कर सकते हैं, वो किस लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे हम उन्हें आगे यूज कर पाएंगे, और एट द एंड क्या होता है कि सिक्योर करके रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसा नहीं है सारी चीजें आप खुद यूज कर लोगे, बच्चे क्या करेंगे आपके, उन्हें भी तो चाहिए ना फ्यूचर में। अब आप सारा पानी अभी खत्म कर दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हें पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए भी तो सेव करके रखेंगे, इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, किसके अंदर बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करके फॉर मैनी ईयर्स के लिए हम इनको स्टोर कर लेंगे। इसको याद रखना, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, ठीक है। वही सब है इसका कि पोलन प्रिजर्व में क्या होता है, हेवीली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, साइरो प्रिजर्वेशन, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के आप जो रेयर वाले जो स्पीसीज है उनके पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हैं, डीप फ्रीजिंग करा रहे हैं, प्री फ्रीजिंग करा रहे हैं, साइरो प्रिजर्वेशन करा रहे हैं, और एट द एंड उनको टेम्परेचर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, -196, या फिर वेपर फेज में, ये तो किसमें था, लिक्विड फेज में था। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेपर, अगर हम उनको भाप के फेज में रखना चाहें, लिक्विड खत्म हो गया या लिक्विड हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, तो वेपर फेज में कितने टेम्परेचर में रखेंगे बेटा, -150 से -180 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि वेपर फेज के अंदर क्या होता है कि -150 डिग्री सेल्सियस से -180 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम इसे रखेंगे। ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। इसके नोट्स आपको बेटा मेरे चैनल सेलिंग जोन क्लासेस पर आपको इजीली अपलोड करके आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, स्ट्रेस ना लें और अपनी अच्छे से छुट्टियों को भी एंजॉय करें। थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, और चाहे तो अगर आपसे हो सके तो कमेंट भी कर दिया करो बेटा, कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आगे वीडियोस देखना चाह रहे हैं क्या, आपका किस किस तरीके से आपको चेंजेस वगैरह चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।